हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। और आज यही आप लोगों को एग्जाम में सुहेल यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वालों का, तो आपके लिए तो खास करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ही 8 बजे से आप लोगों का एग्जाम है और यह वीडियो मैं बना रहा हूँ 5 बजे, ठीक है। तो 6 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग क्या है। ठीक है, कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग मतलब होता है आकस्मिक फसल योजना। आकस्मिक फसल योजना एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो पूछ रहा है आकस्मिक फसल योजना क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस समय आकस्मिक हमें फसल योजना बनाना पड़ेगा उस समय क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर एंड टाइमली टिलेज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर एंड टाइमली टिलेज, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से टिलेज कर देना चाहिए टाइम से। तो प्राइमरी टिलेज करने से वाटर इनटेक इंक्रीज होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है, सूखने की जो क्षमता होती है वह इंक्रीज होता है, और वीड का इन्फेक्शन कम होता है, खरपतवार कम होते हैं। फार्मर कंट्री प्लाउ कॉन्सेप्ट में सोइंग सीजन से पहले, बुआई से पहले खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। यह कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन टिलेज के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिसमें ये आपको यह क्वेश्चन देखने को मिला, आकस्मिक फसल योजना या कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग। तो आप लोग वहां पर इसको यूज जरूर कीजिएगा कि हमें प्रॉपर और टाइमली टिलेज करना चाहिए। अगला है अर्ली सोइंग। ठीक है, अर्ली सोइंग, तो ड्राई लैंड क्रॉप में मानसून आने से पहले सोइंग करते हैं। ड्राई लैंड क्रॉप जो है उसको क्या करना चाहिए, मानसून आने से पहले बुआई कर देना चाहिए। कुछ सिचुएशन में ड्राई सोइंग करना डिजायरेबल होता है। ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिस समय ड्राई सोइंग करना बहुत ही अवांछनीय होता है, डिजायरेबल होता है। अगला है चॉइस ऑफ सुटेबल क्रॉप। तो मैं अभी देखिए, पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्रॉपर एंड टाइमली सोइंग या टिलेज बोल सकते हैं, उसके बाद मैंने बताया अर्ली सोइंग। अब हम लोग देखेंगे चॉइस ऑफ सुटेबल क्रॉप। तो हमें सुटेबल क्रॉप का यूज करना चाहिए कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो क्रॉप एंड वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, यह मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में गुड यील्ड देने की कैपेसिटी भी हो। ठीक है, जो भी वैरायटी हमें चूज करना है या जो भी फसल चूज करना है वह क्या होनी चाहिए, वह मॉइस्चर और स्ट्रेस कंडीशन में अच्छी उपज देने वाली कैपेसिटी की होनी चाहिए। यह मोस्ट डिजायरेबल क्राइटेरिया होता है ड्राईलैंड में क्रॉप वैरायटी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यह मोस्ट डिजायरेबल प्रक्रिया होता है ड्राईलैंड में क्रॉप वैरायटी सिलेक्शन के लिए। मतलब हमें ऐसी वैरायटी को चूज करना चाहिए, आकस्मिक फसल योजना के लिए हमें ऐसी वैरायटी को यूज करना चाहिए जो क्या हो, जो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन से अच्छी में भी अच्छी उपज देती हो, उसकी कैपेसिटी अधिक हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो रेनफेड में जनरली मोनोक्रॉप को क्रॉपिंग इंटेंसिटी से होता है। ठीक है, जो हमारा रेनफेड एरिया होता है उसमें जनरली मोनोक्रॉप जो होता है उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, 100 होता है। फार्मर मानसून सीजन में क्रॉप ग्रो करता है और पोस्ट मानसून में फील्ड फैलो छोड़ देता है। फैलो मतलब ज्यादा परती छोड़ दिया जाता है। रेन वाटर की मानसून में कंजर्व कर पोस्ट मानसून में क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, जो बारिश का पानी जो है खेतों में, हमारे जैसे खेत को परती छोड़ देते हैं उस समय बारिश होता है, तो क्या होता है, खेत हमारा जो है पानी को सोखे रहता है। उसके बाद उसमें जब बुआई करते हैं तो वह उसी पानी से हो सकता है फसल हो जाती होगी। ठीक है, तो यह था क्रॉपिंग सिस्टम। तो मैंने पहले क्या बताया कि प्रॉपर एंड टाइमली टिलेज, या उसको जुताई भी बोल सकते हैं। ठीक है, समय पर जुताई और अच्छे तरीके से समय पर जुताई। उसके बाद मैंने जल्दी बुआई। फिर मैंने बताया आप लोगों को अगला पॉइंट, चॉइस ऑफ सुटेबल का मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन और क्रॉपिंग सिस्टम। आगे देखते हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर ड्राई लैंड में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मॉइस्चर इफेक्ट यूज के लिए, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट के लिए फर्टिलाइजर जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। ड्राई लैंड एरिया में प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल देना चाहिए। ड्राई लैंड एरिया जो इसमें मिक्स करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को देना चाहिए। ऑर्गेनिक में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, परंतु सॉइल के मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वह क्या होता है, वह लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, लेकिन यह क्या करता है, वाटर सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अगला है पोटेशियम ड्रॉट टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, सॉइल वाटर एंड प्लांट के रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। ठीक है, जो पोटेशियम होता है वह क्या करता है, वह ड्रॉट टॉलरेंस मतलब सूखा सहनशीलता के लिए इंक्रीज करता है पौधों को, और सॉइल और वाटर प्लांट के रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, और ट्रांसपिरेशन लॉस रिड्यूस करता है, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कम करता है,
और प्रोडक्टिविटी पर यूनिट वाटर इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, पर प्रोडक्टिविटी वाटर जो होता है वह इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज ही आप लोगों को एग्जाम है और टाइम बहुत कम है। अगला है टाइमली वीड कंट्रोल। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, जब हम लोग आकस्मिक फसल योजना बना रहे हैं तो हमें समय से उसमें खरपतवार को निकाल देना चाहिए। तो ऑफ सीजन टिलेज, सीड बेड प्रिपरेशन एंड टाइमली सोइंग से क्रॉप के वीड को कंट्रोल करने में आसानी होती है। ये हम लोग बोल सकते हैं हमें प्रॉपर उसमें से खरपतवार को निकाल लेना चाहिए। ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 2-3 जगह काम आएगा, ठीक है, इसी सब्जेक्ट में। तो यह पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है रेनफेड एग्रीकल्चर का और उसका हम लोग क्या संभावना कर सकते हैं। ठीक है, समस्या और संभावनाएं। बारानी कृषि की भारत में समस्या और संभावनाएं। तो भारत में बारानी कृषि की क्या समस्या है उसको देखेंगे, उसके बाद क्या उसकी संभावनाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन करवाना भूल गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, निम्न में से जिसको वर्गीकृत किया जा रहा है। पहला है वर्षा की अपर्याप्त और असमान वितरण। सबसे बड़ी समस्या यही है बारानी कृषि के लिए, वर्षा का असमान और अपर्याप्त वितरण। कहीं कहीं पर वर्षा अधिक हो जाएगी और कहीं कहीं पर वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो वर्षा परिवर्तनशील होता है जिससे कि फसलों को अनिश्चित पैदावार होती है। फसल अवधि के दौरान वर्षा का वितरण असमान होता है तथा फसल में इसकी आवश्यकता होने पर इसकी कमी हो जाती है। जब फसल को इसकी आवश्यकता नहीं होती उस समय वर्षा हो जाती है, जब फसल को आवश्यकता होती है उस समय वर्षा नहीं होती है। इसीलिए इसको वर्षा का असमान वितरण बोला जाता है। और कहीं कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है, कहीं कहीं पर कम वर्षा होती है। कम पानी की आवश्यकताओं वाली फसलों की खेती, लघु अवधि की फसलें उगाई जाती हैं। जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराना पड़ता है। ठीक है, लाइव सोइंग इरिगेशन को करना पड़ता है इसके उपचार के लिए, इससे बचने के लिए। अगला है लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। तो वर्षा में क्या होता है, अधिक लंबे समय तक मतलब लंबा गैप रहता है। ठीक है, बहुत दिन तक बारिश ही नहीं होता है। तो अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए बीज दर में वृद्धि करते हैं, यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं। इससे बचने के लिए महत्वपूर्ण विकास चरणों में जीवन रक्षक सिंचाई का उपयोग किया जाता है, निराई और गुड़ाई का कार्य किया जाता है। अगला है मानसून की देर से शुरुआत। मानसून जो होता है वह भी देर से शुरुआत होता है। तो मानसून देर से शुरू होने के कारण फसलों की बुआई में देरी होती है, जिससे पैदावार भी खराब होती है। जब मानसून देरी से आएगा तो बुआई भी देरी से होगी, जब बुआई देरी से होगी तो फसलों की पैदावार पर इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, बारिश की जल्दी समाप्ति। ठीक है, तो बारिश क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बारिश होता है बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो मौसम में बारिश कभी कभी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, जिससे फसल परिपक्वता के चरणों में सूख जाती हैं, जिससे फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें छोटी अवधि वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। जल्दी पकने वाली किस्मों, जल्दी तैयार होने वाली किस्मों, ऐसी किस्मों का हमें चयन करना चाहिए। मल्च का उपयोग करना चाहिए। मल्च क्या होता है मैंने कल बताया था आप लोगों को, मल्च का उपयोग करना चाहिए। जीवन रक्षक सिंचाई को लागू करना चाहिए, लाइव सोइंग इरिगेशन को। जीवन रक्षक सिंचाई को आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पौधे की जनसंख्या में कमी, तो पौधे की जनसंख्या में थोड़ी सी कमी करना चाहिए, जिससे क्या होगा, यहाँ जैसे मान लीजिए एक पौधा यहाँ पर, एक पौधा यहाँ पर है, तो यहाँ इस इतनी दूर तक की नमी को एक पौधा लेगा और यहाँ से यहाँ तक की नमी को एक पौधा लेगा। इसलिए हमें पौधे को कम रखना चाहिए, पौधे की जनसंख्या को। लंबे समय तक सूखे की अवधि भी यह बहुत प्रभाव डालती है, हमें रेनफेड फार्मिंग में खेती करने में समस्या उत्पन्न करती है। तो फसल की पैदावार के दौरान लंबे समय सूखा रहने पर इस सूखा कारण फसल की वृद्धि और उपज को कम कर देते हैं। ठीक है, जब लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो वह क्या करते हैं, पौधे की उपज को कम कर देते हैं और उसको वृद्धि कम हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, लो मॉइस्चर रिट्यूशन कैपेसिटी, कम नमी प्रतिधारण क्षमता। ठीक है, लाल मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलों, मोटे बनावट वाली मिट्टी में नमी के कारण लंबे समय तक शुष्क रहने की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्या होता है, कम नमी प्रतिधारण क्षमता होती है, मतलब नमी को कम समय तक धारण कर किया होता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है थोड़ी सी कम होती है ऐसे सॉइल की, इससे भी नमी जो होता है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगला है लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी में कम उर्वरता। तो यह भी एक समस्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो यह था आप लोगों का प्रॉब्लम। अब देखेंगे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड इन इंडिया। ठीक है, तो हम लोग को क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, रेनफेड जो फार्मिंग है उसकी भारत में क्या संभावनाएं हैं, तो हम लोग इसको कैसे बच सकते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करके। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग करके। तो मिक्स्ड फार्मिंग से एक स्मॉल लैंड होल्डिंग द्वारा विभिन्न विधियों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, क्रॉप प्रोडक्शन आदि एक साथ किया जा सकता है। रेन वाटर को कंजर्व करके उसमें मछली पालन तथा इरिगेशन भी किया जा सकता है। ठीक है,
तो यह क्या है, हम लोग प्रोस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब क्या संभावना है। तो हम लोग यदि मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग करेंगे, तो उसमें इस छोटे से जगह में क्या करेंगे, हम लोग पोल्ट्री पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, ठीक है, डेयरी खोल सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन आदि एक साथ कर सकते हैं। और जो बारिश का पानी है उसको एक जगह स्टोर करके उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। क्रॉप रेसिड्यू का यूज एनिमल फूड में करके तथा मिल्क प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। क्रॉप जो है उसमें से जो खरपतवार उसको एनिमल को खिलाकर उससे मिल्क को प्रोडक्शन किया जा सकता है। विंटर सीजन के लार्ज बर्नी एरिया में व्हीट और बार्ली क्रॉप का, रैपसीड, चिकपी और मस्टर्ड का मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जा सकता है, ठीक है। जब ठंडी का सीजन उस समय लार्ज बारानी एरिया में क्या करना चाहिए, व्हीट और बार्ली क्रॉप का और रैपसीड का, चिकपी का और मस्टर्ड का मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जा सकता है। और गर्मी के समय में मक्का, sorghum का मिक्स्ड क्रॉपिंग किया जा सकता है, ठीक है। अगला है मोनोक्रॉपिंग। तो रेनफेड एरिया में मोनोक्रॉपिंग सिस्टम जैसे व्हीट फैलो, sorghum फैलो, व्हीट एंड sorghum, ठीक है। इस प्रकार मतलब देखिए, पहले हम लोग व्हीट बोएंगे, फिर खेत को परती छोड़ देंगे, फिर sorghum को बोएंगे, फिर परती छोड़ देंगे, फिर व्हीट को बोएंगे, फिर दोबारा व्हीट को बोएंगे, फिर sorghum को इस प्रकार से बो सकते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रॉपिंग। तो sorghum यूज वाटर इफिशियंसी और ड्राट टोलरेंट अधिक होता है। बार्ली में लो वाटर रिक्वायरमेंट होता है। लो रेनफॉल एरिया में S2 प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बार्ली में। तो यह था मोनोक्रॉपिंग। अगला देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। तो रेनफेड एरिया में शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी क्रॉप का यूज करना चाहिए जिससे जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाए, ठीक है। जब शॉर्ट वैरायटी वाली रहेगी तो उसको कम पानी की आवश्यकता होगी और जल्दी से पक जाएगी। अगला ड्राउट टॉलरेंस वैरायटी, ऐसे क्रॉप को लंबे समय तक लो मॉइस्चर होने पर भी सर्वाइव कर सके, हमें ऐसी वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए। तो यह था आप लोगों का 2 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग वाला था, मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और कहीं से दिक्कत है तो अभी भी टाइम है, आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।